सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जयजिंद्र के साथ बहुत दुख की बात के साथ। आज 24 सितंबर है। पहले याद करते हैं गत वर्ष की 22 अक्टूबर 2024। आपको शायद याद हो, क्योंकि उस दिन आज की तारीख जैसे कहते हैं 24 अक्टूबर को स्थापना होनी थी गुरुवर मुनि पुंगव सुधा सागर जी साथ। तो 22 अक्टूबर को ये देख रहे हैं प्रतिमा, मुनि सूरत भगवान की ये पद्मासन प्रतिमा बस पहुंच गई थी। 22 अक्टूबर टाइम है 3:20 था। प्रतिमा पहुंच गई। ट्रक को सजाया जाकर ले जाना था आगे। सजाने के रुका हुआ था, कहते हैं सजाने था, तभी कहते हैं कि पिकअप वैन एक सामने आ गई, उसकी ओर से कस के ब्रेक मारी, प्रतिमा फिसल गई। दृश्य देख रहे हैं, खंडित हो गई। वह दर्द भरा वाक्य को अभी साल नहीं हुआ, 11 महीने और कल की बात है 23 सितंबर। कल दोपहर को लगभग 12 बजे की बात है। कितनी खुशी से देख रहे हैं अभी ये ईटा की बात कर रहे हैं। वहाँ फफोत हुआ है ना, तब पृथ्वी सम्राट आचार्य सरमती सागर जी के ऊपर। यहाँ पर अब कहते हैं 4, 5, 6 परिवार ही रहते हैं। गांव के बाहर पड़ता है, जहाँ पे 2 साल पहले आचार्य श्री विमर सागर जी सहारनपुर से तुम्हारे सरने समय उनके सानिध्य में शिलान्यास हुआ था श्री शांतिनाथ जिनालय के लिए। उसके लिए विशाल प्रतिमा देख रही है, उतर रही है। ये प्रतिमा उतर रही है अपने 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान की। देख रहे हैं 21 फुट की है प्रतिमा, जो क्रेन से धीरे उतर के आप देख रहे हैं। 11 टन वजन है। और साथ में 2 और प्रतिमाएं थी, कुंतुनाथ भगवान की और आर्यनाथ भगवान की। समझ गए ना, 16वें सटार की, वह 19 फुट की छोटी प्रतिमाएं थी, 2 फुट छोटी थी बस। लोगों में खुशी की लहर थी, सूरज सर पे आ गया था। लेकिन क्रेन वाले ने जिस तरह उतारी है, कहीं ना कहीं इसने कहते हैं सब कुछ बराबर कर दिया। अनुभवहीन होने के बाद यही होता है। कुछ बागों ने कुछ हवा की बात कुछ ऐसी करी है जिसके बारे में अब नहीं बोलेंगे, पर वहती जैसे जैसे बेल्ट से उतार के देखा, आपने नीचे रखी, थोड़ी सी सरकाने की कोशिश करी, सुरखते सुरखते ही बेल्ट पर वजन इतना पड़ा, बेल्ट टूट गई, था प्रतिभा नीचे गिर गई, नीचे कैसे टांग से खंडित हो गई। नहीं सही हो सकती। वहां धड़ का सर से लगी हुई थी मुनि सूरत भगवान की 16वें तीर्थंकर की, आज कहते हैं इस तरह टांगों से खंडित हो गई। एकदम स्तब्ध हो गया समाज, जितने लोग वहाँ देख रहे थे। एकदम शांत, कोई आवाज़ नहीं। जो खुशियों की आवाज़ें निकल रही थी, एकदम ये हो क्या गया। अगर उस क्रेन वाले ने अपनी होशियारी रखी, जैसे कोई इतनी विशाल प्रतिमा जब 11 टन की है, एक बेल्ट नहीं 2 या 3 बेल्ट लगा के संभाली जा सकती हैं, लेकिन जरा सी लापरवाही, जरा से चूक, कहते हैं सब कुछ बराबर कर दिया। जानकारी मिली है हमें, जो शैलेंद्र भाई ने बताई है कि कल फिर इसे वापस मकराना भेज दिया है, दोबारा बनेगी। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, पर कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है, कहीं ना कुछ हमारे अंदर कुछ है। 11 माह में दूसरी बात, ये घटना वह भी तब पिकअप वैन सामने आने से सामने उसका विकल्प था कि वह क्या बचाए, उस पिकअप वैन वाले को या प्रतिमा के ब्रेक मारे। और आज यह था कि जरा सी लापरवाही, जल्दबाजी के चक्कर में दोपहर के 12 बजे के लगभग यह ईटा के फफोतु गांव में, लगभग गांव से लंबा रही है, लगभग 1200 मीटर दोनों अंतर में पुराना प्रांतरी बन रहा है, और यह उसे गांव के थोड़ा बाहर पड़ता है क्षेत्र, यहाँ पर यह नवनिर्मित शांतिनाथ जिनालय था। बहुत दर्द भरी यह घटना ने सबको एकदम स्तब्ध कर दिया है, पूरे जैन समाज को, कि कहीं हमारी लापरवाही, चूक इतने बड़े विनाश के कारण बन जाती है। एकदम कहते हैं कौन सा ऐसा घटनाक्रम ऊपर बादल छा रहे हैं जिसका ये संकेत इस प्रतिमा ने दिया है। दुखद भरी घटना के बाद एक सुखद एहसास देना चाहेंगे, एक ठंडी गर्म के बयार के साथ आपको देना चाहेंगे। कहते हैं मानसून जाने के बाद एक छोटी छोटी इंद्र की फुहार देख रहे हैं माधुरी अपने साथ। जुलाई में गई थी, सारे देशवासियों के आंखों में आंसू लाकर, उस तक की आंखों में आंसू आ गए थे कि जहां मैं 20-25 साल पूरा जीवन उतारा लिया है, आज वहां से मेरी विदाई हो रही है। लेकिन कहते ना कैसी मजबूरी होती है, वह दर्द वाके देख कर हैरान हो जाते हैं। कुछ चित्र और दिखा रहे हैं आपको, दिखाते हैं। पर कल दीपक वर्मा जी की रिटायर्ड जज, उनके सामने हाई पावर कमेटी के सामने कल अपने वक्तव्य कागज से रखे जाएंगे, और आशा यही करते हैं कि कल इनको रखने के बाद वंतारा भी कहेगी कि मैं सारी चीज़ें, सारे इलाज की वहाँ की सुविधाएं दूंगी, सरकार कहेगी मैं उसको इंफ्रास्ट्रक्चर दूंगी, और नंदनी मठ कहेगा कि हम सारी जगह देंगे, माधुरी वापस आ जाए। और उम्मीद है इन सब के चलते, सुरमाई के चलते, कल शाम तक कोई खुशखबरी आप लोगों तक
पहुंच जाए। एक दुखद और एक सुखद घटना के बाद आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जैन समाज को इस बात ने, यूथ के बारे में एक कार्यक्रम चल रहा है वहां पर कुंथलगिरी में, नियापक वीर सागर जी मुनिराज के सामने। उन्होंने एक बिटिया के सामने जब ये पूछना शुरू किया, उसने पूरे जैन समाज के लिए कहते हैं चूल्हे हिला के रख दी। इतिहास बता दिया कि आजकल विशेषकर मेडिकल स्टूडेंट्स में 70% ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, कहते हैं आज यह एक आदत बन गया है। विश्वास नहीं होता जो उसने अंदर से घुस कर ये बताया। आजकल तो है बेनिफिट्स ऑफ रिलेशन बन रहे हैं आपस में कि कुछ समय के लिए रिश्ते बना लो आपस में, फिजिकल रिलेशन भी एक समय होता है एंजॉय करने के लिए। आज यह चल रहा है कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में। उन्होंने जो बातें बताई उस बिटिया ने, कहते सचमुच आंखें फाड़ के रख दी हैं जैन समाज की। जैन समाज सब कैरियर उसने कहा। कहते हैं आज उन्होंने पूछा कि कॉलेज लाइफ में कितनी बेटियां वर्जिन होती है, नहीं विवाह से पहले। क्या कहा उस बेटी ने? 5 से 10% बस। विश्वास कर सकते हैं उसकी बात पर? उसने अपने मुख से कहा, सुना देते हैं आप। कहते हैं ये 2.5 मिनट की बात आपके पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी चिंतन की बात है। बहुत चिन्हाले बना लिए, बहुत संस्कार कर लिए, पर आज जो उस लड़की ने बताया है, बेटी ने बताया है, उसने पूरे समाज को थक कर दिया है। सुनिए जरा, सचमुच सबसे चौंकाने वाली बात जिसने हिलाकर रख दिया है। में क्या होता? फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन ओनली। फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन क्या होता है? मतलब सिर्फ उतने ही टाइम के लिए है। उतने ही टाइम के लिए वो फ्रेंड्स बनकर रहेंगे। हाँ, सिर्फ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स भी बहुत हो गए हैं। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, इसका अर्थ क्या होता? हमने भी सुना नहीं है, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। फ्रेंड्स नहीं महाराज जी है। नहीं, हमने फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं फ्रेंड विद बेनिफिट्स। क्या होता है इसका अर्थ? फ्रेंड्स विद सो कॉल्ड फिजिकल अट्रैक्शन या फिजिकली, यानी कोई कमिटमेंट नहीं रहता उसमें? नहीं, कमिटमेंट कुछ भी नहीं। सिचुएशनशिप में भी कमिटमेंट नहीं रहता। और लिव इन में कोई गारंटी नहीं। कोई गारंटी नहीं है। फिर किसके लिए जीते वो? टाइम पीरियड, एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट के लिए, टाइम पीरियड, बस इसी के लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है आज जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं कितने % हैं वर्जिन रहती होंगी मैरिज के पहले? 5 to 10% ओनली। हाँ, 5 to 10% ओनली। यस, यानी अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% मैरिज के पहले। आज के जनरेशन के हिसाब से महाराज, आज की जनरेशन के हिसाब से ये सब जगह है ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट WIT, ऐसा? हाँ। ऐसे ही मान ले? ऐसे ही मान ले? बोल सकते हैं। और क्या क्या करते हैं वो? महाराज इतना ही पता है मुझे। नहीं, स्मोकिंग वगैरह? हाँ, हुआ है महाराज। जैसे एक मेडिकल फील्ड में तो बहुत ज़्यादा दिखता है ये सब चीज़ें। कितने % गर्ल्स? ऑलमोस्ट 70% यू कैन से। 70%। ड्रिंक और अल्कोहल? हाँ, 70%? इट्स नॉर्मल? नॉर्मल थिंग फॉर एवरीवन। ड्रग्स वगैरह? हाँ, ड्रग्स का भी है महाराज। मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा है। मेडिकल फील्ड में? हाँ, बेसिक नीड हो गई है लोगों की वो। क्या? अगर ड्रग्स, अल्कोहल डेली बेसिस पे ये सब चीज़ें करते हैं। बेसिक नीड्स हो गई, अल्कोहल, ड्रग्स, हाँ, स्मोकिंग भी, और अब्रह्म भी। अब्रह्म भी बेसिक नीड हो गई है, फिजिकल नीड हो गई है। नारी शक्ति का आह्वान किया भी। शनिवार की बात है, देहरादून में आचार्य श्री सौरभ सागर जी के सानिध्य में नारी शक्ति, कहते हैं वह शक्ति जो सब कुछ कर सकती है अगर अपने में आ जाए, और उसी के हाथ में कमान। भारतवर्ष दिगंबर जयंती क्षेत्र कमेटी ने कहा, तीर्थों के जीर्णोद्धार के लिए, तीर्थों पर यात्रा के लिए, तीर्थों में वहाँ कमी क्या है उसको सही करने के लिए अगर कोई सही शक्ति है तो वह नारी शक्ति है। यहाँ पर तीर्थ क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय जम्मू प्रसाद जी पहुँचे। उत्तराखंड उत्तरांचल के अंदर कार्यक्रम था, उनके अध्यक्ष और कहीं 125 की कमेटी के अंदर
जवाहरलाल जी पहुंचे। और भी कई लोग थे, सबके साथ यह आचार्य सौरभ सागर सानिध्य में कार्यक्रम हुआ। कैसे वह कर सकती हैं? आचार्य श्री ने एक कड़वी घुट के साथ शुरुआत करके नारी शक्ति का आह्वान किया। सुनते हैं पहले वह बात, जब यहाँ पर राष्ट्रीय जनगणना ने साफ कहा, आज खंड खंड हो गया है पंथवाद संतवाद के कारण। जनगणना होने वाली है, हम दो हमारी करते करते 60-70 साल बाद मिल नहीं पाओगे। आज एकता इस तरह हो रही है, शिखर जी में जाते हो, दान कहाँ देते हो और कहते हो शिखर जी दान दे गए। कई सवाल उन्होंने छोड़ दिए समाज के सामने जम्मू प्रसाद जी ने, और आचार्य सौरभ सागर ने क्या कहा, सुनते हैं पहले वो। नारियों के पास शक्ति की कोई कमी नहीं है। नारी अपनी शक्ति को अपने रूप में पहचानती है तो काम कर लेती है, लेकिन ये महसूस होता है औरतें की जितनी ज़्यादा शिकायत करती है, जितनी ज़्यादा एक औरत दूसरे औरत से जलती है, प्रशंसा नहीं करती है, उतना कभी भी कोई पुरुष किसी औरत की निंदा और उपेक्षा नहीं करता है। पुरुषों की तरफ से निंदा और उपेक्षा नहीं होती है, अक्सर करके महिला ही महिलाओं की निंदा करती है। और इनके पास सामर्थ्य है, शक्ति है। अगर ये अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग कर ले तो पहले धर्म अगर चलाया जाता था तो महिलाओं से घर में धर्म चलता था और मंदिर और समाज में पुरुषों से धर्म चलता था। पुरुष वर्ग मंदिर आकर के धर्म का विस्तार करता था, पूजा करता था, पाठ करता था, जुलूस निकालता था, दुनिया भर के काम करता था और पूरी क्रियाओं में महिलाएं सम्मिलित हो जाती थी। इसलिए धर्म का विस्तार होने लग जाता था। आज हम लोगों को देखेंगे तो बड़ी स्थिति खराब हो चुकी है। तीर्थों के आंसू भी पहुंचना है, क्योंकि 200-400 तीर्थ अब दूसरे के कब्जे में जा रहे हैं। हमारा तीर्थ आंसू बहा रहा है कि देखो क्या थे और क्या हम हो गए हैं, और ऐसे ही तुम आलसी बने रहोगे तो क्या हो जाओगे। लेकिन ये महिलाएं हैं, आज महिलाओं को ज्यादा संबोधन था। ये महिलाएं अगर आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। हर महिला समिति के पास ताकत है। अगर इस पूरे भारतवर्ष में 10,000 महिलाएं हैं तो 10,000 महिलाएं अपनी अपनी समिति से अगर तीर्थ रक्षा के लिए प्रति माह भी 5,000 10,000 निकालती है तो एक साल में 1 लाख रुपए निकल जाता है। और ऐसी अगर 5,000 संस्थाएं हैं तो 5 करोड़ रुपए एक साल में यूं ही निकल जाएगा। और महिलाओं के माध्यम से तीर्थों की रक्षा अपने आप ही हो जाएगी। लेकिन क्या भाव होते हैं महिलाओं के? पुरुष वर्ग का ही उत्तरदायित्व है जो देता है। महिलाएं तो कभी जाती है तो थोड़ा सा डिब्बी में रखती रुपया, गुल्लक में डाल देती है, छोटा मोटा रसीद कटा लेती है। वही है। अरे अपने चेहरे को चमकाने के लिए एक दिन में 5,000 खर्च कर सकते हो, तो अपने तीर्थ को चमकाने के लिए एक साल में 11,000 तो तुम खर्च कर दो। क्या दिक्कत है तुम्हें? अभी महासमिति तीर्थ रक्षा के पास पहुंच जाओ, कितनी सारी महिलाएं हैं। अरे ये महिलाओं की तो ताकत है, और ये महिलाओं की तो इतनी ताकत है कि आटा पीस करके पिसनहारी की मणिया बना सकती है। तो जब आटा पीस के एक महिला मंदिर बना सकती है तो बिना आटा पीसे केवल अपने पांव को घिस के क्या तीर्थ रक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकती? सब कर सकती है। लेकिन कौन सा काम करती है? इसलिए महिलाओं को क्या कहूं मैं, आई हुए हैं सब, जन समाज यहां पर आई हुई है। जहां जवाहरलाल जी ने पूरे इतिहास को बताया तीर्थ क्षेत्र कमेटी की क्या है और क्या क्या उसने अभी अतीत में 125 सालों में किया, 124 पूरे हो गए हैं, क्या क्या योजनाएं थी। फिर थोड़ी बात हमने भी कही, दर्द भरी बात थी, तीर्थों की सुरक्षा की बात थी, तीर्थों के जुड़ने की बात थी। सुन लेते हैं क्या कुछ हमने वहाँ कहा था, छोटा सा उसका अंश भी। अगर हमें लड़ना होगा, लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, केवल यही नहीं कि गिनती भी चाहिए। आज खोपड़ियां गिनी जाती है, खोपड़ी में क्या है वह कोई नहीं देखता। डेमोक्रेसी में आज हमारी इतनी ही औकात रह गई है, जब तक गिनती नहीं होगी तो सोने के अंडा देने वाली मुर्गी बनकर रहोगे। ये कब अंडा दे रही है? अंडा निकाला, मुर्गी को बाहर करो, अब बूढ़ी हो गई है। आज हमारी यही वक्त है। अगर आज भी नहीं सबले तो आने वाला कल हमें माफ नहीं करेगा। आने वाली जो पीढ़ी है, पौध है, वो इतिहास में दिखेगी। ये भी एक हमारे पिताजी कभी जैन लिखते थे, हमारे दादाजी, क्योंकि 3-4 पीढ़ी बाद 1.13 की वृद्धि दर है हमारी आज की तारीख में। ये तो हकीकत है। 2 मिलकर 1.13 हम वृद्धि कर पाते हैं। अगर यह क्रम चलता रहा 7वीं पीढ़ी में हम 0.00 हो जाएंगे। अगर यही नहीं, हम 2 हमारा 1, आज यही है। आप में जितने हाथ करेंगे ना, इसमें कोई भी अगर 50 साल से ऊपर का है, नीचे है, वो नहीं कहता मेरे 3 बच्चे हैं, इतने खड़े हैं। कोई एक हाथ उठा कर मेरे 3 बच्चे, कोई कह सकता है हाथ उठा के कि हाँ मेरे 3 बच्चे, हम 2 ने 3 बच्चे करे हैं? कोई नहीं मिलेगा। ये नहीं पूरे देहरादून, नहीं पूरे देश में नहीं मिल पाते। अगली जो आएगी पीढ़ी वो तो यह नहीं कहेगी हम 2 भी हैं हमारे साथ।
हकीकत है हमारी आज कहां से कहां जाते जा रहे हैं। ऐसे समय में तीर्थ हमें याद भी करते हैं अपना कर, जैसे हम एक मां अपने बेटे के लिए बेटी पे शगुन देती है ना, या किसी के अब अपने परिवार के शगुन देते हैं, तो आज इतना तो कर्तव्य कम से कम अगर 4 है, 40 है, 50 है, तो इतना तो शगुन आज दे के जाइएगा यहां पर। उस तीर्थ के लिए एक जरा से छोटे शगुन से कोई तीर्थ नहीं बन पाएगा। पर कहते हैं जो जंगल में आग लगी थी, चिड़ी ने जो चिड़ी आती उसने भी चोंच में एक बूंद दूंद करके पानी डाला था। जब लिखा गया नाम के जंगल में आग बुझाने वाले कौन थे, तो बड़े बड़े हाथियों के नाम के साथ उस चिड़िया का भी नाम लिखा था। बस इतना ही नाम मिल जाए, कहते हैं उस पुण्य का छठा हिस्सा हम लोगों को भी मिल जाता है। 128 या 129 मंदिर ऐसे हैं जो मेरे पास 2.5 साल के अंदर आ गए कि हमारे यहाँ खतरा है, कागज नहीं है। अरे अभी जवाहर यहाँ बैठे, जम्मू प्रसाद जी बैठे, जवाहर जी बैठे, एनसीएम ने मीटिंग करी थी आपको 1 अक्टूबर में 2024 में। पहली बार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में जैनों को बुलाया गया। अल्पसंख्यक मंत्री जॉर्ज जी थे वहां पर, उनके सामने उनसे उन्होंने हमसे एक बात कही थी कि तुम लाओ जैनों के कितने तीर्थों में दिक्कत आ रही है, हमें दीजिए, हम सरकार पैसे देगी, बस कागज पूरे करके लाइए। और आपको बता दूं, मैं हर मंच पे कहता हूं, हमें शर्म आती है। केवल 17 आवेदन आए, हर जगह बोलते रहते हैं हमें तीर्थ के लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। केवल 17 लाए और 17 में से एक के पास भी कागज पूरे नहीं थे। कैसे बचाएंगे हम? चाहे विले पार्ले का हो, चाहे शालीमार पार्क का हो, शास्त्री नगर, कोई तीर्थ हो, कोई बचा नहीं पाएंगे अगर कागज पूरे नहीं कर पाएंगे, ना उसके लिए हम लड़ पाएंगे। सिर्फ इतना अनुरोध। आजकल इस तरह की पोस्ट बहुत चल रही है, जनगणना हो रही है, जनगणना शुरू हो गई है 22 तारीख और 7 अक्टूबर तक है, और इस तरह से आपको जाति में जैन में और सर में धर्म में जैन लिखना है। हाथ जोड़ के निवेदन, इस तरह की पोस्ट को फॉरवर्ड फास्ट मत कीजिए। ये कर्नाटक की जनगणना शुरू हुई है जाति जनगणना के बारे में, और ये जीतो बेलगावी द्वारा पोस्ट थी जो कहते हैं फॉरवर्ड कर कर करके अब पूरे देश में चल रही है। अभी बताते हैं आपको 2026 में जो गणना होनी है उसके बारे में भी फॉर्म के बारे में फाइनल कागज भी नहीं बने हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जीतो ने किसके कारण से कहा है कि जाति में जैन लिखना है, पर ध्यान रखिएगा जाति जैन नहीं है। गंगेरवाल, पोरवाल, खंडेलवाल, सराक आदि यह जातियाँ हैं, पर वहाँ पर कहते हैं कार्य के अनुसार जाति होगी, क्या होगी यह आगे मालूम चलेगा। पर कर्नाटक में ये हो रहा है कि भाषा के बारे में क्या लिखना है, धर्म में क्या लिखना है। हाँ, धर्म में सिर्फ जैन 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 ही लिखना है, बाकी सब है। आपको चैनल मार्च में आज हमने बात की थी, हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में वहाँ पर जिम्मेदार व्यक्तियों से, अधिकारियों से, उन्होंने बताया इस बारे में। अभी जल्दबाजी बाकी देश के लिए मत कीजिए, यह केवल कर्नाटक के लिए हो रहा है। बाकी के बारे में पूरा जिस तरह से आएगा प्रारूप, उससे पहले आपको समुचित जानकारी चैनल महालक्ष्मी देगा। सीधे उनसे बात करके प्रमाणित रूप से अभी इस तरह की पोस्टों को प्लीज़ मत करिए, क्योंकि कहते हैं बाद में शंका हो जाएगी ऐसी कि उसका इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। राजस्थान से एक खुश खबर है, पर जैन समाज ने उसे दुख खबर बना दिया है। 16 सितंबर को यह माध्यमिक शिक्षा द्वारा एक जानकारी दी गई कि चतुर्मास हो रहे हैं यहाँ पर, और चतुर्मासों के जो हैं उनको आप इस तरह से माध्यमिक के अंदर उनके प्रवचन कराइए, उनकी जो पुस्तकें लिखी हुई हैं उनको अध्यात्म में जोड़िए, उस जानकारी दीजिए। इस तरह के प्रयास इस चतुर्मास के अंदर करने चाहिए। लेकिन किंतु परंतु बट लेकिन चुनांची कुछ भी करिए, इफ़ कुछ भी कहें, लेकिन हमने इस बारे में कोई तैयारी नहीं करी। कहते हैं आज यह वक्त था, सरकार ने शुरुआत की थी, हमें जिसका लाभ उठाना चाहिए था कि जन जन के बीच में हमारे संतों के चतुर्मास के साथ ये प्रवचन हो, अहिंसा पे हो, महावीर स्वामी पे हो, आदिनाथ से लेके पूरे हम वर्तमान में पूरी इतिहास संस्कृति बता सकते हैं। पर ऐसे मौके को हम पाकर कहते हैं कुछ कर नहीं पाते हैं। उनकी आध्यात्म में लिखी पुस्तकों को जन जन में पहुँचे तभी कह पाएंगे कि जैन संस्कृति 2650 साल नहीं, अनादि निधन है। लेकिन हम ऐसे मौक़ों को इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? बस यही चिंतन मनन की बात है, हमारे पे टाइम नहीं है। क्षमावाणी, इसे क्यों नहीं बनता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? इंटरनेशनल फॉरगिवनेस डे हो या क्षमावाणी दिवस हो, अगर योग दिवस के बारे में पूरे दुनिया में चर्चा हो सकती है तो क्यों नहीं ये क्षमावाणी जैनों की नहीं है बपोती, हर व्यक्ति के साथ है कि क्षमा उसके अंदर के निर्मल भाव को करके क्रोध जैसी शक्ति को ख़त्म करती है। ये जो हो करके बढ़ता है वह सब शांत करती है। इस बारे में आचार्य श्री प्रमुख सागर जी, इस समय चतुर्मास से कलकत्ता में, लेकिन उन्हें गत वर्ष में
मोहन भागवत जी उसी कार्यक्रम में आए क्षमावाणी में। असम के मुख्यमंत्री भी आए, जहां मोहन भागवत जी ने आरएसएस के प्रमुख ने कहा कि मैं इस बात को पहुंचाऊंगा ऊपर तक और काम करवाऊंगा इसको अंतर्राष्ट्रीय रूप में। अभी तक नहीं हुआ। असम के मुख्यमंत्री ने दावा दिया था कि अगली बार तक आपको खुशी मिल जाएगी, कम से कम मैं अपने राज्य में कर दूंगा, लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं हुआ। कल बताया था आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के बारे में, उनकी जवाब कहते हैं राजनेताओं के जवाब कुछ ऐसे ही होते हैं। सुनते हैं एक साथ कतार के अंदर। पहले क्या कहा था हमारे आचार्य श्री प्रमुख सागर जी ने, फिर मोहन भागवत जी क्या कहते हैं उसके बारे में, और हमारे असम के मुख्यमंत्री। जाते जाते ये कतार में सुनते जाइए। आज इतना ही काफ़ी है, सुने जरा। इस भारत से शुरुआत हो और हमारे भागवत जी के माध्यम से शुरुआत हो। एक क्षमावाणी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय क्षमावाणी दिवस घोषणा हो जाए, क्योंकि आज गलतियां बहुत करते हैं लोग। गलतियां करने की, कभी सॉरी बोलने की उन्होंने आवश्यकता नहीं समझी। एक दिन ऐसा हो वर्ष में, वैसे तो रोज मांगना चाहिए, हम साधु लोग रोज मांगते हैं। एक दिन ऐसा हो कि जिसमें ऑफिस में जो लोग जाएं वो कहें भाई मिच्छामि दुक्कड़म। महाराज जी की सारी बातें मैं पहुंचाने वाला हूं, क्योंकि वहां जो लोग बैठे हैं वो आध्यात्मिक महापुरुषों की महत्ता को जानने वाले लोग हैं। वो उसका विचार जरूर करेंगे, अपनी ताकत के अनुसार जितना कर सकते करेंगे, परंतु वो परमानेंट तब होगा जब हम लोग उसका आचरण करेंगे। तो मैं आपको अभिवचन देता हूं, मैं ये बातें पहुंचाऊंगा। ये पृथ्वी हमारा घर नहीं है, हम तो यहाँ आता हूँ थोड़े दिन रहने के लिए, और यही थोड़ी दिन में हमारा बीच में प्यार रहे, मोहब्बत रहे, और कोई किसी ने किसी का ऊपर कुछ जाने अजाने किया भी हो उसके लिए भी क्षमा मांगे, और इसलिए ही आज का ये महान दिन है। आचार्य जी ने हमें परामर्श दिया कि क्या ये क्षमादानी पर्व को एक ऑफिशियली किया जा सकता है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, आपका आदेश जो है वो आदेश है, उसका ऊपर अगले साल से मैं इसको पूरा ऑफिशियल कर दूंगा, और उसका इम्पैक्ट आपको खुद मिलेगा कि आसाम का धरती में आपने आया, आपने हमें कुछ आदेश दिया और ये सारे आदेश पालन हुआ है, ऐसा आपको जरूर महसूस होगा। मैं आपको ये निवेदन करना चाहूँगा।